अतुल, प्रतीक्षा, दिव्या, क्या ये लोग इस जगह ना आते तो ज़्यादा बेहतर रहता? क्यों इनके लिए किसी ने ये समय तय कर दिया? ना तो इन्होंने किसी टोटके पर पैर रखा, ना ये कहा जा सकता है कि इनके लिए किसी ने कुछ प्रेत वाली बात भेज दी, ना इन्होंने कुछ किसी का लिया दिया खाया। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर इससे पहले वाले दोनों भाग देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कहानी यहाँ तक कैसे आई है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो जगह, और साथ ही साथ अगर कहानियों में रुचि है, दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा, तो जो भी मैं कहानी नई लेकर आता हूँ आप तक मैसेज ज़रूर आएगा। अतुल, प्रतीक्षा, दिव्या। दिव्या 2 साल की गुड़िया, प्रतीक्षा 4 महीने प्रेग्नेंट, और अतुल जो कि इस भूत बंगले में गलती से रुक गया है। इसके साथ पिछली रात बहुत अजीब अजीब अनुभव रहे। इसे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए था महारानी के उठने से पहले, मालकिन के उठने से पहले। ऐसा इनके जो मददगार थे घर पर, उन्होंने कहा था। लेकिन इसकी कब आंख लगी, कब समय बीत गया, कब ये मालकिन सामने आकर बैठ गई, कुछ नहीं समझ आया। इसने सबसे अजीब जो सपना देखा है वो ज़िंदगी का यही था कि एक मैं मैदान में बैठा हूँ कुर्सी पर, सामने से कोई दुल्हन के लिबास में आ रही है। उसके हाथ में एक थाली है जिसमें ऐसा लगता था कि पूजा की कुछ सामग्री है, सामान है, जो कि उसने कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन कपड़ा हटाते के साथ ही सारी गलतफहमियां दूर हो गई और एक झटके से उठकर बैठ गया। इसने उस कपड़े के अंदर अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देखा था। इसे यहाँ से तुरंत निकल कर बस गायब हो जाना चाहिए था। उनसे सवाल जवाब करने लग गया। खैर, आप अपनी धर्मपत्नी और बच्चे के साथ कब तक शिफ्ट हो सकते हो? उसने कहा, आज मुझे जाने का समय लगेगा और कल मैं सामान के साथ वापस आऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आपकी धर्मपत्नी के लिए और बच्चे के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है, कहीं आप हमें भूल जाओ। उसने कहा, तोहफे की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, नहीं, बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पिता बाहर गए हैं, वहाँ से कुछ गिफ्ट लाएंगे। अब आपको तो बीच में कहीं मौका लगेगा नहीं, सीधा आप घर जाएंगे, तो मैंने एक तोहफा बच्चे के लिए और आपकी धर्मपत्नी के लिए कुछ सामान दिया है। किसी अनजान व्यक्ति को कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करता है। पहला तो दिमाग इसका यहीं पर ठनक जाना चाहिए था। हाँ, बच्चे को तोहफे में आपने कोई गुड़िया दे दी, डॉल दे दी, समझ आती है, लेकिन वाइफ के लिए ज्वेलरी कौन देता है? इसने जब वो बॉक्स खोल कर देखा, कहा कि ये तो बहुत महंगा ज्वेलरी है, मैं ये नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए धागे के बराबर है। आप जानते नहीं हैं किसके घर में हैं आप। हमारी शान के खिलाफ है अगर हम इससे सस्ता आपको तोहफा दें। और सस्ता महंगा तो सिर्फ सोच होती है। आपको जो महंगा लग रहा है, कल क्या पता ऐसे आपके पास घर में 10-20 सेट पड़े हों तो आपको भी इसकी वैल्यू ज़्यादा लगेगी नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत हैं, एक ले जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, इतना महंगा तोहफा बनता नहीं है। इसने भी इनका साथ दिया, अतुल का, जो यहाँ पर काम करता है, कि मालकिन रहने दीजिए, ये जब भैया नहीं ले जाना चाहते तो बस गुड़िया के लिए जो आप भेज रहे हो वो काफ़ी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो वहाँ शीशे के सामने एक सिंदूर की डिब्बी रखी है, ये तो ले जा सकते हो। उसने कहा, हाँ, डिब्बी मैं ले जा सकता हूँ। भाई, सिंदूर की डिब्बी है, कितने रुपए की आई होगी? कम से कम इस गोल्ड के महंगे से हार से तो सस्ती होगी। लेकिन मूर्ख आदमी, ये तो इसका इतना ज़बरदस्त पड़ा हुआ था जिसको तू छुएगा और असर शुरू हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, जो इनकी मदद करता था, यहाँ से जो इन्हें बाहर भेजना चाह रहा था, कि भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए अतुल जी, आप ये सिंदूर की डिब्बी छोड़कर ये जो मैडम ने दिया है
सोने का हार ये ले जाओ। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं ले जा सकता। उसने कहा कि आप मेरी बात समझो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। मालकिन ने कहा कि ठीक है, अगर ज़्यादा भला सोचना है तो क्यों ना एक डिब्बी तुम्हारे लिए भी तैयार करवा दी जाए। उसने हाथ जोड़ दिया कि मालकिन, बस मैं पहले ही पूरे परिवार से अलग हो चुका हूँ, जो आपको अच्छा लगता है करिए। उन्होंने कहा, जब तक ये जाते नहीं अब आप कुछ कहेंगे नहीं। वो चुपचाप एकदम सुन्न खड़ा रहा। इसने जाकर सिंदूर की जब डिब्बी उठा रहा था तो एकदम पलटा और इसके हाथ से डिब्बी छूट गई। इसे पीछे एक भयानक औरत दिखी शीशे में, लेकिन वो जो मालकिन बैठी है वो अपनी जगह से उठी नहीं थी। पूरे घर में कोई और नहीं है। पलटकर जब देखा है तो भी कोई औरत नहीं है। शीशे में जिसको इसने देखा वो इंसान तो नहीं थी। वो हंसकर क्या कहती हैं कि क्या हो गया, डिब्बी ज़्यादा भारी है क्या, आपके हाथ से छूट गई। अब ये कैसे बताए, क्योंकि जिनको बताना है उस पर भी तो डाउट हो रहा है कि इंसान है नहीं है क्या है। इससे बचकर मेरे को निकल जाना चाहिए था, ऐसा कुछ कहा गया है मुझे कल रात। उसने कहा, नहीं नहीं मैडम, सब कुछ ठीक है। डिब्बी उठाई, जेब में रखी और अपना सामान जो भी इसके पास छोटा सा कोई बैग था वो उठाया और चलने लगा। उन्होंने कहा, ये गुड़िया के लिए आप तोहफा भूल गए, इसे तो ले जाओ। इसने जब उसे मतलब बेड से उठाया गुड़िया को तो वापस रख दिया। मालकिन हंसने लग गई। क्या हो गया अतुल जी, आप ये ले जाना नहीं चाहते। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये कोई इंसान है कि गुड्डा है जिसे मैंने उठाया, क्योंकि जो गुड्डा है उसमें फॉर्म है, कॉटन है। उसे जब उठाते हैं टेडी बियर को तो कुछ अलग सा मतलब इंसान तो मतलब ही नहीं लगता, लेकिन जो इसने उठाया वो ऐसा लगा कि कोई इंसान का बच्चा है। फिर उसे ध्यान से देखता है, कहता है कि नहीं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। ये हंसकर कहती हैं कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, आप एक काम करिए, कल की जगह आज ही वापस आ जाइएगा। हो सकता है ये घर आपको ज़्यादा पसंद आ गया और आप इससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं परिवार के साथ इधर आ जाऊँगा। ये यहाँ से जैसे ही भूत बंगले से बाहर निकला तो ये मानो कि इसे ऐसी राहत की सांस आई कि बहुत देर से जैसे मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी या मेरा दम घुट रहा था। जब ये वापस जा रहा था तो इस बंगले की 4 खिड़कियां दिखती हैं सामने से। चारों खिड़कियों पर इसने उस मालकिन को खड़े देखा है। इतना कुछ देखने के बाद भी मूर्ख आदमी परिवार के साथ आएगा। यहां से ये बस में बैठा, इत्तेफाक देखिए कि वही बस और वही कंडक्टर वही ड्राइवर मिल गया। इसे देखकर कहते हैं कि भाई साहब, आपने हमें पहचाना। उसने कहा, हाँ पहचाना, और आपने वैसे सही बात कही थी कि यहाँ कोई बस रुकती नहीं है और 3 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा है तब जाकर ये बस मिली है। उसने कहा, अंदर वहाँ पर दिन में भी नहीं जाते, इसीलिए जो बस का स्टॉपेज है वो यही बना रखा है और यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। वो तो आप उस दिन अंधेरे में रात में ना जाने कैसे। खैर, आपका काम हो गया। हाँ हाँ, सब हो गया। कैसी है फैक्ट्री, आपने बताया ना कि कहीं मैनेजर लगे हो, ये भूल गया। इसे याद ही नहीं कि मैं यहाँ पर फैक्ट्री देखने भी आया था, अपने काम को देखने आया था, अपने ऑफिस को देखने आया था, किराए के मकान के लिए बात करने आया था। लेकिन मैं तो एक डरावने अनुभव के साथ बस यहाँ से वापस जा रहा हूँ। 1 मिनट, बस रोक दो, बस रोक दो। क्या हुआ? अरे ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर पड़ेगी, कुछ बता सकते हो? उसने कहा, जी हमें आइडिया तो नहीं है, लेकिन इस तरफ नहीं है जहाँ पर हम अभी फ़िलहाल हैं या जहाँ हम जा रहे हैं, उसके आगे हो सकती है। आप कहाँ रुके थे? उसने बताया कि कोई एक बड़ा सा बंगला था और उसमें मैं रुका था। एक बूढ़ी औरत इसकी सीट के जस्ट आगे बैठी थी। जैसे ही इसने बंगला बताया वो पलट कर कहते हैं कि बेटा तू वहाँ से कैसे बच के रह गया, वो तो भूत बंगला है। उसने कहा, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम नॉर्मल गया हूँ और नॉर्मल आया हूँ। वहाँ से कोई चीज़ उठाई तो नहीं तूने? नहीं। वहाँ कोई मिला तो नहीं तुझे, क्योंकि वो तो खंडर है। इसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप? पूरी हवेली एकदम चमकती हुई है, कोई खंडर नहीं है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, व्यवस्थित हैं। मुझे तो खाना पानी सब पूछा गया है। उन्होंने कहा, वहाँ कोई रहता नहीं, तुझसे खाना पानी किसने पूछ लिया? मैं यहीं की रहने वाली हूँ
और मुझे 52 साल 52 ईयर्स हो गए हैं इस गांव में। उस हवेली को बचपन से देखा है हमने, और वो ना जाने कितने लोगों को खा गई है। ये तो जब तक टूट कर कुछ और नहीं बनेगा या बिल्कुल प्लेन मैदान ना हो जाए, तब तक ये हवेली लोगों को खाती रहेगी। उन्होंने कहा, ऐसा अम्मा जी, हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन हिल गया है। मैं उस घर में, उस हवेली में उसकी मालकिन से भी मिलकर आया हूँ, और वो जो वहाँ काम करते हैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा, जो वहाँ काम करता है, खाना बनाने वाला या माली? ये बस कंडक्टर ड्राइवर कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सब क्या बात हो रही है। भैया बस चलाएं या आप रुकोगे, उतरोगे? उसने कहा, नहीं, मैं घर ही चलूँगा, कोई बात नहीं, फैक्ट्री और काम जब यहाँ पर आ जाऊँगा तब देखूँगा। उन्होंने कहा, बेटा तूने बताया नहीं, किससे मिला तू, माली से कि खाना बनाने वाले से? उसने कहा, खाना बनाने वाले से। नाम देवेंद्र है उसका? उसने कहा, जी नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानती हो? उन्होंने कहा, मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। तो अम्मा जी आप ऐसी कैसी बातें कर सकती हो? अम्मा ने कहा, इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि देवेंद्र को मरे 11 साल हो गए। तू किससे मिलाया? और वो खंडर है। अम्मा जी ऐसा है, मैं आपसे उम्र की वजह से कोई बहस नहीं कर रहा, वरना कोई और होता ना तो अभी कह देता कि ठीक है, हम दोनों की बात रही, या तो तुम्हारा किराया मैं दे दूंगा, नहीं तो मेरा किराया तुम दे देना। अम्मा जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो बस वाले से पूछ ले, बस घुमा और निकल उसके सामने से, अभी बंगला दिख जाएगा कैसा है। यहां पर बस वाले ने एकदम बस रोक दी कि अम्मा जी तुम सही कह रही हो, जिस जगह रुका था आदमी वो खंडर है। अब आदमी ये जो अतुल है ये कह रहा है कि कोई खंडर नहीं है, बंगला है, अच्छा खासा बंगला है, चाहो तो सब चलकर देख लो। इन्होंने बस घुमा ली। जैसे ही बस घुमाई है तो बीच में इसे देवेंद्र, वही खाना बनाने वाला, खड़ा दिखा और वो इशारा कर रहा था, इसे रोक रहा था कि बस आगे नहीं। इसने एकदम बस रुकवाई कि अम्मा जी आपका बेटा यहाँ यहाँ खड़ा है। उन्होंने कहा, किसी से भी पूछ ले, मैंने यहाँ मेरे बेटे को पाया था जब वो जा चुका था दुनिया से, तुझे कैसे पता कि ये वही जगह है? नहीं अम्मा जी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने आपके बेटे को यहाँ खड़ा हुआ देखा है। अम्मा ने कहा कि ठीक है, मैंने तेरी सारी बातें मान ली, बस अब तू अपने घर जा, और मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ, हो सकता है कि मेरा दिमाग चल गया। ये चाहती तो यहाँ पर चुप हो जाती हैं और ठीक है चलो घर तक, वहाँ महल में देख लो कौन है, लेकिन सभी की भलाई के लिए अम्मा जी ने अपनी हार मान ली। अब ये बस घूमकर शहर की तरफ चल दी। काफ़ी समय तय करने के बाद ये पहुंचा अपने घर। इसके पास एक सिंदूर की डिब्बी और एक डॉल है। घर में आया, दोनों को गिफ्ट देता है। उन्होंने देखा कि अरे वाह, बड़ा प्यारा सिंदूर का ये बॉक्स है, ये डिज़ाइन, ये, लेकिन आप मेरे लिए ख़रीदारी करने में क्यों समय, और बच्चे के लिए तोहफा क्यों ले आए, इसके पास इतनी सारी डॉल हैं। कोई बात नहीं, ये किसी ने स्पेशल ने दिया है। स्पेशल ने? हाँ, हमारी होने वाली मकान मालकिन है। मकान मालकिन? और ये सिंदूर की डिब्बी भी उन्होंने ही दी है? आप बताएंगे कि क्या हुआ है? उसे जो बीच में अजीब अजीब चीज़ें महसूस हुई थी कुछ याद नहीं है। यहाँ बैठा हुआ था, अपनी वाइफ को सारी बातें बता रहा था, मैं इतने बजे पहुँचा, अंधेरा था, मदद के लिए किसी ने हवेली का दरवाज़ा खोल दिया। तभी इसका वो मित्र आया जो कि ऑफिस में इसके साथ काम करता है, जिसने कहा था कि उस जगह काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डरावनी यादें हैं लोगों की उससे जुड़ी हुई। वो आता है और पूछता है कि तू ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। फैक्ट्री कैसी लगी? उसने कहा मैं फैक्ट्री नहीं देख पाया। तू गया किस लिए था? मकान देखने के लिए। और फैक्ट्री देखने के लिए? मकान देखा? उसने कहा हवेली देखी है। ये एकदम पानी का गिलास वापस रख देता और कहता है कि हवेली उस गांव में तूने कब देख ली? वो खंडर, वहाँ क्यों रुकेगा तू, और वो भी भाभी बच्चे के साथ? पागल हो गया क्या? उसने कहा पहली बात तो वो खंडर नहीं है, आलीशान बनी हुई हवेली है, और हो सकता है कि तूने जब देखी हो तो उसकी हालत ख़राब हो, बाद में मरम्मत हो गई, अब वो ठीक हो गई है। क्या हुआ तेरे साथ, कुछ बताएगा? उसने बताया कि वहाँ पर कोई मालकिन है, एक माली है और एक खाना बनाने वाला है, हमारी मदद करेगा। उसने कहा कि ऐसा है, तू नौकरी यहीं कर,
प्रमोशन तुझे यहाँ भी मिल जाएगी, रुपये 2 रुपये कम सही, लेकिन मेरे भाई वहाँ मत जा। उसने कहा तू मेरी तरक्की से परेशान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अकेला बॉस मैं होऊंगा, यहाँ तू है और ना जाने मेरे कंपटीशन में और कितने हो जाएं। वहाँ मैं अकेला होऊंगा और मेरी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, मुझे तरक्की ज़्यादा जल्दी मिलेगी। उसने कहा तरक्की नहीं, भयानक यादें मिलेंगी। अब भी कह रहा हूँ कि वहाँ मत जा। इनकी वाइफ को ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि जिस तरह से वो बोल रहा है 100% ऐसा लगता है कि उसे भी कुछ उस जगह के बारे में पता है। इसने कहा ऐसा है कि मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और मेरा नाम अतुल है। तू जानता है कि ऑफिस में कभी भी अगर कोई मुश्किल काम आया तो मैं पीछे नहीं हटता, तो मैं अब भूत प्रेत से डर कर भी पीछे नहीं हटूंगा। उसने कहा मजाक नहीं है, तुम इंसान से तो चलो ठीक है, दो दो हाथ कर सकते हो, प्रेतों से क्या करोगे। उसने कहा ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वाइफ से कहता है कि सामान पैक करो और हम चल रहे हैं। कब जाना है? कल ही जाएंगे। और मालकिन ने तो ये भी कहा है कि कुछ ही सामान लेकर आओ, बाकी सारा सामान यहाँ पर किसी को बेच दो, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है, बहुत बड़ा बंगला है, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ऐसा घर है। इन्होंने कहा अगर इतना ही तुम्हें पसंद है तो उसका किराया क्या है ये भी बता दो, क्योंकि हमारी तो क्षमता से बाहर होगा। उसने कहा किराया वो कह रहे हैं कि बस आप जो मन हो वो दे देना। अरे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ गांव में गुड़िया की पढ़ाई का कैसे करेंगे? उन्होंने कहा आसपास कोई स्कूल होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि गुड़िया पढ़ेगी नहीं। जब मेरा वहाँ प्रोजेक्ट रहेगा, काम करेगा, अभी तो गुड़िया 2 साल की है, तो जब तुम वहाँ बन जाओगी तो उसके बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पर दोबारा से आ जाऊँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल 1-2 साल रुकेंगे। उसने कहा तू 1-2 साल की बात कर रहा है? तू वहाँ पर परिवार के साथ एक दिन भी नहीं रुकेगा। अपने सामान को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार मत हो। इस सामान की तुझे वापस ज़रूरत पड़ेगी, उस घर से तू बच के भाग के निकलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं तेरा, परिवार का, सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा कोई इसमें लालच नहीं है। कुछ अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हमारे गलत व्यवहार की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे हट जाते हैं, कि जब तू मेरी बात मान ही नहीं रहा तो मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं बार बार। ये उसके सामने हाथ तक जोड़ता है आदमी, अतुल के सामने। मेरे भाई रुक जा, वो जगह ठीक नहीं है, और ये हमारे कंपनी के कुछ सीनियर लोग जानते हैं, वरना इतनी जल्दी तेरा प्रमोशन बनता नहीं था, मेरा भी नहीं बनता। लेकिन वहाँ कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो उस मशीन पर काम कर पाए। यहाँ से जाने को सिर्फ एक तू ही तैयार हुआ, तो तुझे बस मैनेजर की पोस्ट का एक टॉफ़ी पकड़ा कर वहाँ भेज रहे। मैंने सुना है किसी सीनियर से उस जगह के बारे में, वो डरावनी जगह है, और जो हमारी फैक्ट्री है कहते हैं कि वहाँ पहले कभी कब्रिस्तान था, उसे शिफ्ट करके वो फैक्ट्री बनी है। तो ऐसी जगह पर काम मत कर। देख अब तू कहानियाँ बना रहा है। मैंने कहा ना मैं अतुल हूँ, मैं ऐसी मुश्किलों से पीछे नहीं हटता। उसने कहा ठीक है, कब जाएगा? उसने कहा कल सुबह, मेरा इंतज़ार करियो, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अब तू क्या लेने जा रहा है? उसने कहा भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तू और तेरा ये अहम मेरी बात सुनेगा नहीं। कम से कम भाभी और बच्चे के लिए तो मैं कर ही सकता हूँ, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी छोटी बहन जैसी है, गुड़िया मुझे चाचा बोलती है, मैं इनके लिए कुछ करूँगा ज़रूर, और मेरे आने तक प्लीज़ रुका रहियो। ये चला गया, और यहाँ से आप यकीन नहीं करोगे, ये 2 मंदिर गया था। पहले गया भैरव मंदिर, उसके बाद गया हनुमान जी के। वहाँ पर जो इन्हें भगत मिले, उन दोनों को इसने ये सारी बातें बताई। और कमाल की बात देखिए, जब पहले भैरव मंदिर आया तो उसके बाद ये डायरेक्ट घर आ सकता था, लेकिन अपनी दीदी और उनके होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए भी ये चाहता था कि मतलब हनुमान जी के मंदिर से कोई पंचमुखी पढ़कर एक जो धागा बनता है 7 नॉट वाला, 7 गीठा वाला, वो मिल जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को मिलता है। इसकी किस्मत ऐसी रही कि उस दिन मंगल था नहीं जब ये आया। अब होता क्या है कि ये पहले गया भैरव मंदिर, और ये जो भैरव मंदिर था ये बहुत ही छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिसमें कि अगर कोई भगत अंदर है तो दूसरा जब तक इंतज़ार करेगा वो बाहर आएगा, फिर इस तरह का छोटा मंदिर था। लेकिन जिसने माथा टेक दिया
उस पर से प्रेत बाधा तुरंत हटती है। ऐसा कहा जाता है, मतलब कि इतना ज़बरदस्त असर होता है कि अगर द्वार बंद है और उसके सामने से भीड़ निकल रही है, भीड़ में से किसी एक पर कोई प्रेत है मानकर चलना, तो वो भीड़ में अलग नाचने लग जाएगा। उस मंदिर के सामने से निकलने पर भी, द्वार बंद हैं तो भी, आप बाबा के सामने जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, किसी के लिए उतारे के लिए आए हो, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। आप मंदिर के फ्रंट से भी निकलोगे और गेट बंद होगा तो भी असर कर जाएगा। ये वहाँ पहुँचा। भैरव बाबा के जो वहाँ भगत जी थे जो सेवादारी करते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। जो गुड़िया है, जो भी उसका महीना चल रहा है, वो घर में किसी कैलेंडर पे बड़े से लिख कर जाए जो उसका महीना चल रहा हो। ध्यान से सुनना, जो बताया, जैसा बताया वो बता रहा हूँ कि जैसे चौथा महीना चल रहा है तो घर का जो भी कैलेंडर है जो घर में ये छोड़ कर जा रहे हैं यहाँ पर, उस पर लिख दे और उसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने धागे बना के दिए 3। भैरव बाबा का धागा अगर आपने पहन रखा है तो आप थोड़ा सा ना, कि कोई प्रेत समस्या है, कोई चौराहे से कुछ लग गया, किसी ने कुछ पढ़ दिया, कोई आप पर कुछ, इनसे बहुत दूर हो गए। भैरव बाबा आप पर ऐसा चक्र बना देंगे कि पढ़ने वाला आपके लिए कोशिश करेगा लेकिन भूल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ से सीधा ये घर भी आ सकता था। जब इतना कॉन्फिडेंस है, भैरव बाबा पर यकीन है, भरोसा है, लेकिन अपने दोस्त की और ज़्यादा, मतलब एक सेफ्टी, एक और ज़्यादा इस, मतलब जेड सिक्योरिटी मिल जाए, कुछ ऐसा सोचकर हनुमान मंदिर गया। वहाँ बाबा को सब कुछ बताया, ये भी बताया कि अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तू वहाँ से आ रहा था तो तेरे मन में शंका क्यों कि भैरव बाबा मदद नहीं करेंगे? उसने कहा नहीं, बिल्कुल करेंगे और मेरा विश्वास है, लेकिन ये मेरा ना बहुत ख़ास दोस्त है जो कि मुझे कुछ भी कह देता है, मैं सब मान लेता हूँ। इनके घर में मैं चाहता हूँ समस्या ना आए, क्योंकि ये प्रेत वाली समस्या ऐसी होती है कि पूरा घर ऐसा उथल पुथल जाता है। मैंने कुछ अनुभव किया है उस गांव, उस भूत बंगले से मेरी कुछ पुरानी यादें हैं। मेरे पिता के जो अनुभव रहे हैं उस मकान के साथ, वो ठीक नहीं थे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये वहां ना पहुंचे। वो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा। अब यहां से एक और धागा बना कर दिया गया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दोनों धागे अलग अलग हाथों में पहने जाएंगे, पैर में नहीं पहना जाता। आप गले में भी अगर पहनना चाहते हैं तो दोनों एक साथ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। इसने इतनी मेहनत किस लिए करी? अरे वो जा रहा है, जाने देता। कभी आपका दोस्त आपसे कोई हेल्प मांगता है ना, तो आपको प्राउड होना चाहिए कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। पीछे मत हटो। रही बात भूत प्रेत आत्मा वाली, इसमें भी आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी का नाम लो और करो अपने दोस्त की मदद, क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है मेरे भाई कि जिसके अंदर फैमिली कभी कभी बात समझ नहीं पाती है, दोस्त समझ लेते हैं। हाँ, कभी कभी वो मजाक भी बनाते हैं आपकी बात का, लेकिन एंड में 100% वो आपकी हेल्प करेंगे अगर वो आपके दोस्त सच में हैं तो। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरे फ्रेंड के फादर को कुछ ऐसा दिखा, अनुभव हुआ, मॉम को ऐसा। मैं देखिए, हाथ जोड़ के विनती है, मैं कोई विश्व विख्यात कोई भगत नहीं हूँ, और मेरे से जो आप नंबर वगैरह मांगते हैं तो रियली वेरी सॉरी कि मैं किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं कर सकता, इसलिए नंबर डिस्पैच या नंबर आपको देना पॉसिबल है नहीं। आपके घर के आसपास जो भी भगत जी हैं, जो भी आपको लगता है कि उतारे के लिए सक्षम है, उनसे मिलिए, बात करिए। और हाँ ठीक है, आपको भूत प्रेत की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, साइंस ने तरक्की कर ली है, फैंटास्टिक, लेकिन इसको इग्नोर भी मत करना, क्योंकि कभी कभी आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि दवा काम नहीं कर रही है, अब तो ईश्वर की प्रार्थना करिए। सुना है ना, ईश्वर होते हैं ना, मानते हो ना, दिखते हैं नहीं, तो प्रेतों के बारे में मजाक क्यों बन जाता है? मेरे बात के मीनिंग को समझना। मैं यहाँ भूत प्रेत को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता। होता क्या है कि ये जब यहाँ से घर पहुँचा तो अतुल, प्रतीक्षा, दिव्या सब लोग तैयार हो गए थे, गाड़ी में बैठ रहे थे। तो उसने कहा यार, मैंने कहा था ना कि मेरा इंतज़ार करियो, तो उससे रुका नहीं गया। खैर कोई बात नहीं,
गुड़िया अपना हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया तो पहले भैरव बाबा का धागा बांधा, दूसरे हाथ पे हनुमान जी वाला धागा बांधा। दीदी आप भी हाथ दिखाओ। भैया ये क्या है? अरे आप हाथ दिखाओ, आपके लिए और इस आने वाले प्यारे से के लिए मैं धागा बनवा कर लाया हूँ। इस हाथ में धागा बांधा, दूसरे हाथ में धागा बांधा। इससे कहता है कि भाई अतुल तू भी अपना हाथ दिखा दे। उसने मना कर दिया, मैं नहीं पहन रहा। उसने कहा कि समझा कर, ये ज़रूरी है, मैं देख तेरे को रोक नहीं रहा, मैं तेरे को छोड़ने उस बंगले तक भी नहीं आ सकता, लेकिन मेरी बात मानकर ये धागा पहन ले। उसने कहा मैंने तेरे से कहा ना नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। और ये हंसता हुआ अंदर चल दिया। घर में जब ये अंदर गया है तो पायल की पाजेब की आवाज़ आ रही थी। दीदी आप मेरी बात मानो तो वहाँ मत जाओ। नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रही कि अभी इन्होंने ये क्या बोला था। आपने सही सुना है। गुड़िया हंसकर वो क्या बोलती है कि पापा ने ये ऐसे बोला है जैसे कि कोई मम्मी या दीदी बोलती हैं। बेटा एक काम कर, दीदी मैं इसको अपने घर छुड़वा दूँ। उन्होंने कहा लेकिन ये हो क्या रहा है हमारे घर में। उन्होंने कहा ये तो अच्छा है कि जो हो रहा है वो यहीं हो जाए, क्योंकि अगर आपके साथ उस घर पर होता तो आपकी मदद के लिए मैं भी नहीं था और कोई भी नहीं है। यहाँ कम से कम आपके मम्मी पापा हैं, इसके मम्मी पापा हैं। फ़ोन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, मदद के लिए आ जाएंगे। वहाँ कौन आएगा? मेरी बात मानो, आप सामान सब गाड़ी से निकलवाओ और मत जाओ। इस दोस्त की बात मान ली गई। सामान उतारना शुरू। जैसे ही घर के अंदर सामान रखा, अतुल आया गुस्से में, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ना कि मैं जाऊंगा। सामान अब यहीं पर छोड़ दो जो रख दिया घर के अंदर। ताला लगाओ। अपने दोस्त के सामने ताला इस तरह से फेंका, ताला लगा। उसने कहा भाई मेरी बात मान, मत जा। उसने कहा जो कह रहा हूं वो कर, बेकार की ड्रामेबाजी मत कर। अच्छा मैं तेरी सारी बात मानूंगा, धागा तो पहन ले। उसने हाथ ऐसे मार दिया, हटा। जब तुझसे कह रही हूं ना कि कुछ नहीं पहनूंगी, ये सब मेरे साथ मत कर। उसने ताला लगाया, चाबी से दे रहा था। भाभी ने कहा, मतलब जो इनकी वाइफ है, कि भैया एक काम करिए, चाबी मुझे दे दीजिए, कभी ज़रूरत पड़ी तो कम से कम इनका मन नहीं भी हुआ तो भी मैं वहाँ से आ जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये गाड़ी में बैठा और जब ये चले हैं, इसके दोस्त को 100% ये यकीन है कि मैंने उसे एक औरत के साथ बैठे हुए देखा, जबकि गाड़ी में आगे सिर्फ ड्राइवर और अतुल बैठे थे जो उन्हें छोड़ने वहाँ तक जा रहा है। लेकिन कहता है कि मैंने उसके साथ ही आगे की सीट पर एक औरत को भी बैठे देखा है। उसने पूरा श्रृंगार कर रखा है, इतना घूंघट है, यानी वो मालकिन साथ चल रही है। अतुल पूरे रास्ते एकदम शांत रहा। उस घर की जब सीमा शुरू हुई जहां से उसका असर शुरू हुआ, अतुल ने दांत किटकिटाने शुरू कर दिए। इनकी वाइफ ने कहा कि आप ठीक हो, आपको क्या हो रहा है? ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब क्या ठंड लग रही है, कोई परेशानी हो रही है क्या आपको? कहो तो बीच में कहीं रोक देता हूँ, ढाबे पर चाय वगैरह पी लेते हैं। हाँ बीच में रोक दो भैया, इनकी वाइफ ने बोला। दिव्या को बड़ा अजीब लग रहा था, मम्मी से कहे तो कैसे कहे, क्योंकि उसने 2-3 बार ना इस तरह से नोटिस करा, इधर से देख रही है तो अपने पापा का साइड फेस दिख रहा था, और ऐसे देख रही है तो कोई औरत का चेहरा दिख रहा है। ये बार बार इस तरह से देख रही थी, कभी ऐसे देख रही है, कभी ऐसे देख रही है। माँ ने पूछा क्या हो गया तुझे, सीधा नहीं बैठा जा रहा? पापा की तबीयत देख रही है ना कि ठीक नहीं है। पापा के साथ में मम्मी कोई आंटी भी बैठी हैं, इधर से देखती हूँ तो पापा दिखते हैं, ऐसे देख रही हूँ तो आंटी दिखती हैं। इसके पापा एकदम इसकी तरफ पलट गए और हंसते हुए दांत किटकिटाने लगे। वाइफ ने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्या कर रहे हो आप ये? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, और तुम दोनों का स्वागत है मेरे घर में। एक मिनट, वो बैग खोल, बैग खोल, बैग खोल। उसने कहा आप ऐसे बात मत करो, ऐसे बच्ची को डर लगेगा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे तू बैग तो खोल, ये वाला मैंने तेरे लिए सिंदूर दिया है, निकाल इसे, इसे 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 लगा।
उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा अभी मन नहीं है ये सब कुछ, आप पहले तो सीधे बैठ जाओ, आप इस तरह से मत देखो, हमें डर लग रहा है। ड्राइवर ने कहा कि भाभी जी बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? जी बताइए। आप किसी मंदिर जा रहे हो क्या यहाँ पर उतारे के लिए? इन्होंने कहा मतलब? नहीं भाई साहब की जो हरकत है वो देखकर मुझे भी डर लग रहा है। अब वो आदमी अतुल ड्राइवर को घूर घूर कर देख रहा था। देखते देखते उसे क्या बोलता है कि यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है मेरा घर, तुझे बहुत अच्छा खाना खिलवाऊंगी, तुझे पकवान मिलेंगे, तुझे मांस मिलेगा और तू बहुत ज्यादा पैसे वाला बनेगा। इसके बाद इसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मन में इसके ऐसा डर बैठ गया था उसे देखकर कि करे तो क्या करे। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब सामने कुछ ऐसे देख रहे हो ना तो हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। इनकी वाइफ ने कहा कि भैया एक काम करिए, यहीं गाड़ी रोक दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और मैं सामने जो ढाबा है पहले वहाँ पानी वानी पीऊँगी, फ्रेश होंगी, थोड़ा सा मुँह हाथ धोना है, मुझे बस गाड़ी रोक दीजिए। बस ये चाहती थी कि उस घर से पहले गाड़ी रुक जाए। इसे तो पता ही नहीं है कि घर कौन सा है। ये गाड़ी से उतरी, अपनी बिटिया को लेती है और ड्राइवर से कहती है कि भैया 1 मिनट आप भी सुनिए, कुछ खा लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए। अतुल आप आएंगे? उसने मना कर दिया, मैं नहीं आती, मैं यहीं ठीक हूँ। उनसे कहती है कि भैया आपके पास क्या फ़ोन है? उसने कहा हाँ दीदी फ़ोन तो है, एक नंबर मिलाओगे? इसके दोस्त को फ़ोन किया गया। उसने फ़ोन उठाया कि हाँ भाभी बताइए। उसने बताया कि इन पर कुछ अजीब सा असर दिख रहा है, वो जो आपने धागा दिया है वो मेरे पास है, क्या मैं पहना दूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल पहना दो, लेकिन आप अकेले कैसे पहना पाओगे? कोई आपकी मदद के लिए है, वो ड्राइवर कहाँ, उससे बात कराओ। ड्राइवर से बात हुई। ड्राइवर से कहते हैं कि भाई बिना घबराए उसके दोनों हाथ तू कस के पकड़ ले, और जो हमारी भाभी हैं दीदी, ये वो धागे पहनाएंगी। उन्होंने कहा भाई साहब मैं इन कामों में नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता ऐसी कोई मदद, और मुझे पता होता ना कि उस आदमी पर कोई भूत प्रेत है तो मैं उसे लेकर भी नहीं चलता। आपको पता है कि अगर ऐसे उतारे के लिए कहीं जाते हैं तो बिना पंडित भगत के नहीं जाते हैं, ना आप जानते कुछ ना मैं जानता, और ये दीदी अकेले क्या ही कर लेंगी। तभी आवाज़ आने लगी पाजेब की। अतुल इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने श्रृंगार कर रखा है, जो भी इस छोटे से बैग में मिला उसमें सिंदूर था लगा रखा था, उसमें काजल मिला, काजल लगा रखा था, और काजल को किसी काजल वाली स्टिक से नहीं, उंगलियों से मोटा मोटा काजल लगा रखा था पूरे पे। और उसको देखकर लोग हंसने लग गए कि अरे ये कौन है, बुद्धि है इसमें नहीं है, अरे मंद बुद्धि को देखो, अरे सब हंस रहे थे। लेकिन वो जब बोला, इस ढाबे पर एक आदमी भी इसके आसपास नहीं था, सबके पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे। उसने नाम लिया उसी औरत का जिसका मकान है, कि मेरे सामने बड़े दांत दिखा रहे हो, पहचानते हो मैं कौन हूं? मालकिन को भूल गए? और जैसे ही उसने कुछ ऐसा बोला और उस औरत का नाम लिया, माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे खुद मना करा है कि नहीं बोलिएगा। जितने भी लोग ढाबे पर थे, ये मानिए कि हर किसी ने उसके बारे में सुन रखा था। सब लोग 10-10 कदम पीछे हट गए। ये बोलती हैं अतुल से कि क्या कर रहे हो आप, ये कैसी हरकत कर रहे हो, आप ठीक हो? ये एकदम आया, उनके पेट पर हाथ लगाकर कहता है कि इसे खा जाऊंगी मैं, या तो मेरे घर चल, नहीं इसे खा जाऊंगी। जो माँ है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि जो दुर्गा मैया का रूप है ना, उसको प्रेत अगर मैया का आशीर्वाद आ गया तो टस से मस नहीं कर सकता, उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इन्होंने क्या करा, गुस्से में आकर, पहली बार इन्हें अतुल जी पर इस तरह का गुस्सा आया, गुस्से में आकर इनके अतुल जी के दोनों कंधों पर हाथ लगाकर दीवार से एकदम लगा दिया और चिल्लाकर बोलती हैं कि भैया इनके धागे बांधो। वो आया एकदम से भागा हुआ और वो कहता है कि कहाँ है बहना, धागे कहाँ पर रखे हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा जो पर्स रखा है गाड़ी में, उसमें से फटाफट से धागे लेकर आओ। वो भाग कर गया, पर्स लेकर आया, उसने बाकायदा एक धागा बांध भी दिया।
दूसरा धागा जब बंध रहा था तो पहले वाला धागा जलकर खुल गया हाथ पर से, और ये हंसे जा रही है, दांत किटकिटा रही है, मतलब किटकिटा रहा है, और इसका ये भयानक रूप देखकर वो रोने लग गई। अतुल की जो धर्मपत्नी हैं, इन्होंने वो फर्ज निभा दिया कि भाई साहब लोग देख कर डर रहे थे और ये चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी। कुछ लोग भीड़ में से यहाँ पर इंसानियत के नाते मदद करने के लिए आ गए। गुड़िया तू हट जा हम देखते हैं, गुड़िया तू हट जा हम देखते हैं, और कम से कम 8-9 लोगों ने मिलकर इसे काबू में किया। तब इसको ये धागे पहनाए गए। एक धागा जो मैंने बताया कि जो जल गया था, वो वापस से इसके हाथ पर जैसे तैसे करके लिपेटा गया। वहाँ से फ़ोन पर वो तैयार था कि बस आप यहाँ तक ले आओ, यहाँ से सीधा मेहंदीपुर हम निकलेंगे, अगर इस पर कोई ऐसी समस्या आ चुकी है तो उतारा बहुत ज़रूरी है। इसको जैसे तैसे करके लोगों ने गाड़ी में पहुँचाया। गाड़ी में इसे बांध कर लेकर आए हैं इसके घर तक, और फिर यहीं से यही गाड़ी मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकली। कहते हैं कि इसके पैरों के पास में तकरीबन 35-40 किलो भारी पत्थर पंजों के पास रखा था, जिससे ये उठकर जा नहीं सकता था। उसे फुटबॉल की तरह कभी इधर कर रहा था, कभी उधर कर रहा था, और देखने वाले इसे ऐसे ऐसे कांप रहे थे कि ये क्या आदमी है, इस पर कौन है भाई। और उसका उतारा एक बार में हुआ। ये हैं हनुमान जी। सही समय रहते आप इनके सामने आ जाओ तो प्रेतों के, मतलब पूरे खानदान को ये गदा के नीचे दाब दें तो वो हिले नहीं। बोलो जय श्री राम। इनके साथ जो हुआ वो ये अनुभव था, और ये इस बात को बताने से कतरा रहे थे, डर रहे थे कि ना जाने मेरी बात कहीं तुम सुनकर हंसो ना कि किसी पिक्चर की कहानी सुना रहा तो मैंने इन्हें कहा इनके इस बात का जवाब देते हुए कि आप ना मुझे पिक्चर की कहानी भी भेज दोगे तो भी मैं सच मान लूँगा। मैं जो भी कहानी बताता है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी फीलिंग्स हैं, उसका समय है, एक जो ट्रस्ट होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू है। इसीलिए मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ, भले ही किसी को वो कैसी भी लगे। मेरा काम है इनकी कहानी आई सभी को सुनानी है। इससे कौन क्या सीख सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।